चैप्टर कौन सा? वर्क एनर्जी पावर। ये पूरा चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। तो ठीक है, और आज जो पढ़ेंगे वो है हाउ टू फाइंड वर्क। वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन मोमेंटम, ये सारे इसी चैप्टर के टॉपिक है। ठीक है, रोटेशन से पहले अब जितने भी होंगे यानी कि इसमें हाउ टू फाइंड वर्क, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, स्प्रिंग फोर्स, इक्विलिब्रियम, एनर्जी कंजर्वेशन, कोलिजन, सेंट्रीपिटल फोर्स, कंजर्वेशन मोमेंटम, ये सारे के सारे इसी के पार्ट है वर्क एनर्जी पावर के। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड वर्क। ठीक है, ये वाली क्लास अगर समझ आती है तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो समझ आ जाएगी, और इसके क्वेश्चन आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के। ठीक है, और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, यही एक थ्योरम है जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, हर जगह अप्लाई कर सकते हो आप वर्क एनर्जी थ्योरम को। बाकी जितनी थ्योरम है जैसे एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम है उसके लिए कंडीशन है कि कंजर्वेटिव फोर्स होने चाहिए तभी आप लगा सकते हो उसको। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है तो ये होना चाहिए एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए तभी आप उसको लगा सकते हो। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है तो उस केस में नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए तभी लगा सकते हो। बट वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए कोई कंडीशन नहीं है, हर जगह अप्लाई कर सकते हो आप, और इसके क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो इस केस में हाउ टू फाइंड वर्क में सबसे पहले केस नंबर 1। मान लो ये बोल दिया कि एक एम मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर एफ का फोर्स लगा दिया आपने, और डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी ए पोजीशन से लेके बी तक, मान लो डी की डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स अप्लाई किया गया इसकी वजह से वर्क बताओ। तो वर्क कितना हो जाएगा इसमें? एफ डी के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? एफ डी के इक्वल। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगी तो वर्क क्या होगा? एफ डी इंटी जितना फोर्स लगाया हो जितनी डिस्प्लेसमेंट, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? वर्क। ठीक है, वर्क निकालते समय कभी भी ये नहीं देखते कि किस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई है, हमेशा ये देखते हैं कि किस फोर्स की वजह से वर्क निकालना है, तो वही फोर्स देखना है। ये नहीं देखना कि मान लो मैंने एक फोर्स इधर लगा दिया और फिर भी डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रही है, तो उस केस में ये कहेंगे कि फोर्स, मान लो वो वाला फोर्स मैंने मान लो 100 न्यूटन कर दिया और ये फोर्स मान लो मैंने 20 न्यूटन कर दिया। ठीक है, तो उस केस में और एक आधा फोर्स और भी लग रहा होगा इसके ऊपर, बट इस केस में हमें क्या देखना है कि जिस फोर्स की वजह से पूछा गया हमें वही फोर्स देखना है, और ये देखना है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है। ये नहीं है कि आप देखोगे कि मान लो फोर्स इधर कम लग रहा है, मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो उस केस में हमेशा वर्क निकालते समय ये जरूर पूछोगे किस फोर्स की वजह से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे F का फोर्स लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो वर्क क्या आ जाएगा? पॉजिटिव वर्क होगा। किसके इक्वल? एफ डी के इक्वल। ठीक है, सेकंड केस नंबर 2 में अगर मान लो यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का इस डायरेक्शन में और इसकी फोर्स इधर ही लग रहा है F का, डिस्प्लेसमेंट होगी अब ए से बी इस डायरेक्शन में। अब इस केस में वर्क जो होगा वो नेगेटिव में होगा। वर्क कितना होगा? माइनस एफ डी के इक्वल। वर्क कितना होगा? माइनस एफ डी के इक्वल, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है इस केस में? 180 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है? 180। इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री है तो वर्क क्या हो जाएगा? एफ डी के इक्वल, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल अगर 180 है तो वर्क क्या हो जाएगा? माइनस एफ डी के इक्वल। ठीक है, एनी डाउट? फोर्स वर्क में हमेशा ये नहीं देखते कि मान लो मैंने एक बॉडी है, मान लो मैंने उसके ऊपर 2 फोर्सेस दिखाए, एक एफ का, यही बात होती है। मान लो यही क्वेश्चन है, इसमें फोर्स तो इधर लग रहा है, कई बच्चे सोचेंगे फोर्स इधर बट डिस्प्लेसमेंट इधर क्यों हो रही है, ये सोचोगे। तो उस केस में हमेशा ये देखा जाता है कि किस फोर्स की वजह से वर्क पूछ रहा है, ये नहीं देखा जाता कि किस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है। मान लो कि इस एफ की वैल्यू तो मान लो 20 है, कितनी है? 20। इससे भी बड़ा कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा जो कि दिखाया नहीं गया। ठीक है, तो उस केस में हमेशा ये नहीं देखते कि भाई किस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसके हिसाब से वर्क डिपेंड करेगा। तो इस केस में हम इस फोर्स की वजह से वर्क निकाल रहे थे, तो फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क कितना आ जाएगा? माइनस एफ डी। फोर्स वर्क हमेशा वर्क अगर मैंने ये पूछा कि इस बॉडी पे फोर्स इतने लग रहे हैं, मान लो एक बॉडी है जिसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं या 2 फोर्सेस लग रहे हैं, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, तो अब मैंने पूछ दिया वर्क बताओ, तो आप पूछोगे टोटल वर्क बताऊं
या वर्क जो है 10 न्यूटन की वजह से बताऊं, या फिर वर्क मैं 20 न्यूटन की वजह से बताऊं, क्योंकि 3 वर्क हो सकते हैं। एक नेट वर्क 10 की वजह से भी 20 की वजह से, दोनों को ऐड करके दे दो नेट आंसर। एक 20 की वजह से भी होगा और 10 की वजह से भी होगा। कई बच्चे ये सोचते हैं इस क्वेश्चन के आते ही कि फोर्स तो इधर लग रहा है। अगर मान लो हम ये सोचते हैं कि जिस बॉडी है कोई, जिस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगी, बट इस केस में ये सोचेगा कि फोर्स तो इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे। तो इस केस में इससे भी बड़ा कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है। बट हमें वो नहीं देखना होता कि डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स की वजह से हो रही है वर्क निकालते समय। अगर इसी केस में एक और फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का अपोजिट साइड पे, इधर लग रहा है मतलब, हाँ, तो ठीक है, क्या लेंगे? तो उस केस में इसकी वजह से जो वर्क होगा वो FD के इक्वल होगा। फिर मतलब 100 इंटू में ये जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी वो पॉजिटिव होगा, फिर अगर हम 20 से निकालेंगे तो माइनस FD होगा। समझ में आ गया? कभी ये मत दिमाग में लाना कि फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे, तो वर्क अलग होगा। हमेशा वर्क जो है किसी ना किसी फोर्स की वजह से होता है। तो आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि किस फोर्स की वजह से वर्क बताओ। आगे समझ? तो इस क्वेश्चन में इससे भी 20 से बड़ा मान लो इधर 100 लग रहा था, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बट हम वर्क जो है इसकी वजह से देख रहे हैं, तो इस 100 को देखेंगे ही नहीं। एनी डाउट? थर्ड केस में अब मान लो ब्लॉक यहाँ पे MS का डिस्प्लेसमेंट जो है A से B तक हुई है D की, F का फोर्स ऐसे लग रहा है ऊपर से। तो इस केस में, केस नंबर 3, इस केस में जो वर्क होगा वो 0 होगा। वर्क क्या होगा इसमें? 0। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल अगर 90 डिग्री है, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 90 है, तो वर्क क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो वर्क हो जाएगा FD के इक्वल। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो फोर्स हो जाएगा माइनस FD के इक्वल। और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। इस वाले केस में ये मैटर नहीं करेगा कि कहीं भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाँ, हम तो इसकी वजह से देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो क्या पता इधर भी फोर्स लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, उसकी वजह से हो रही होगी। हमेशा वर्क निकालते समय ये नहीं देखते कि किसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये देखते हैं कि किसकी वजह से वर्क हम निकाल रहे हैं, कौन सा फोर्स है जो इसकी वजह से हम वर्क निकाल रहे हैं, ना कि ये कि इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई है तो वर्क पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। वर्क डिपेंड करता है कि फोर्स किस फोर्स की वजह से हम वर्क निकाल रहे हैं। ठीक है, सामने वाला जरूर बताएगा कि इस फोर्स की वजह से वर्क बताओ। मान लो एक बड़ी सी बॉडी है या ब्लॉक है, उसको 2% या 3% लगे हुए हैं उसके ऊपर, उसको खिसकाने के लिए कि उसको डिस्प्लेस करना है, किसी एक से दूसरी जगह रखना है उसको, और वो उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। तो उस केस में मान लो 3% है, तो तीनों ने अलग अलग फोर्स लगाया होगा, तो तीनों का वर्क भी अलग अलग होगा। तो हर एक पर्सन का वर्क क्या होगा? अलग अलग होगा, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा किसी पर्सन की वजह से हुई हो। मान लो एक ने लगाया 20, एक ने लगाया 50, एक ने लगाया 100, तो तीनों का वर्क अलग अलग है। तो उसमें ये नहीं देखेंगे कि भाई 100 वाले की वजह से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, तो तीनों का वर्क अलग अलग होगा उसमें। तो ये पूछ सकता है कि इस पर्सन की वजह से अलग वर्क हुआ है, इसकी वजह से अलग, इसकी वजह से अलग। नेट वर्क अगर तीनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे तो नेट वर्क ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाया। एक 10 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट इधर हुई है इसके 10 मीटर की। इसमें बताना है बी फोर्सेज की वजह से वर्क बताना है। वर्क डन बाय 60 न्यूटन, वर्क डन बाय 30 न्यूटन, वर्क डन बाय 50 न्यूटन, वर्क डन बाय 40 न्यूटन, वर्क डन बाय 10 न्यूटन, और वर्क डन बाय 70 न्यूटन, वर्क डन बाय 20 न्यूटन, और वर्क डन बाय 40 न्यूटन।
ठीक है 42 हैं इसकी और इसकी वजह से। 60 30 50 14 के लिए तो मैम 0, ठीक है 20 के लिए 200, ठीक 40 है। के लिए 400, 10 के लिए -100। ठीक है आगे समझ आपको किस तरीके से देखते हैं हर, और नेट पूछे तो सभी को ऐड कर दो। नेट पूछे तो क्या करो, सभी को ऐड कर दो। नेट वर्क डन बताओ कि कितना हुआ, तो सभी को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ठीक है क्यों माइनस तो आप ले रखा है ना, फिर आपने विद डायरेक्शन, इसका माइनस तो ऑलरेडी ले रखा है, इसकी वजह से नहीं मैग्नीट्यूड वाइज नहीं। नेट पूछेगा तो उसके इसमें माइनस साइन डिपेंड करता है। सबका वर्क डन आप वो कर, हाँ सबको, क्योंकि इसका साइन ऑलरेडी नेगेटिव में ले चुके हैं आप, तो -100 ये -700, तो इस केस में इसका वजह से कितना हो जाएगा -800, और इनकी वजह से तो 0 है, तो यानी कि इसकी वजह से कितना हो जाएगा 200, इसकी वजह से 600 -400, तो यानी कि ओवरऑल यानी कि आधा फोर्स और लग रहा होगा जिसकी वजह से इधर डिस्प्लेसमेंट हुई है। आगे समझ, तो इस केस में वर्क डन बाय 60 न्यूटन 0, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है। वर्क डन बाय 30 न्यूटन भी 0, वर्क डन बाय 50 न्यूटन भी 0, वर्क डन बाय 40 न्यूटन 0, वर्क डन बाय 10 न्यूटन कितना हो जाएगा माइनस का 100 जूल। यूनिट होती है इसकी जूल, वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक है 70 न्यूटन की वजह से -700 जूल, 20 न्यूटन की वजह से प्लस का 200 जूल, और 40 न्यूटन की वजह से 400 जूल। अब नेट पूछे तो माइनस का 800 है, प्लस का 600 है, तो नेट कितना -200 जूल आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इससे भी ज़्यादा कोई, इसकी ये ज़्यादा फोर्स नहीं है, तो इसकी ये गिवन है। मान लो मैंने तो समझाने के लिए करा है कि माइनस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो इसने दिखाई इधर है, तो नेट होगी इधर फिर, हाँ इसलिए। ठीक है तो यहाँ पे ये कर लो, अब इधर इसको 70 कर दो, इसको 40 कर लो, फिर नेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस में आ जाएगा। ठीक है -200 जूल हुआ है, इसका मतलब ये होगा इसमें, तो आंसर मैटर नहीं करता इसका, इसमें समझना है क्वेश्चन की क्या है। ठीक है एनी डाउट। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है मान लो जनरल केस दे दिया आपको कि ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर F का फोर्स लगे इस डायरेक्शन में, F का फोर्स इधर लग गया और डिस्प्लेसमेंट हुई है इधर, D की डिस्प्लेसमेंट A से B तक, एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच थीटा। तो इस केस में जो वर्क होगा, वर्क होता है F.D के इक्वल। वर्क का फॉर्मूला होता है F.D, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है तो वर्क क्या हो जाएगा FD कोस थीटा, वर्क क्या हो जाएगा FD कोस थीटा के इक्वल। ठीक है थीटा यहाँ पे फोर्स बिट, थीटा होगा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जनरल फॉर्मूला है वर्क का FD कोस थीटा। अब जो बाकी के 3 क्वेश्चन हमने करे, 3 केसेस, थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, वर्क आ जाएगा FD के इक्वल। थीटा की वैल्यू 180 पुट करो, वर्क आ जाएगा -FD के इक्वल। थीटा की वैल्यू 90 पुट करो, वर्क आ जाएगा 0, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, और cos 180 -1 होता है। ठीक है तो तीनों के तीनों केसेस इसी से निकल के आते हैं। ये जनरल केस है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल, अगर जनरल एंगल है कोई 0 180 और 90 के अलावा, तो उस केस में जो वर्क होगा वो हो जाएगा F.D। वर्क की डेफिनेशन भी यही है कि जो वर्क है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। इट इज़ ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है और इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से आती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, क्या आती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, क्योंकि पूछ सकता है कि इन चारों में से ये बताओ स्केलर कौन सी है। 4 ऑप्शन दे देगा, स्केलर बताओ कौन सी है, ये पूछ लेगा वेक्टर बताओ कौन सी है, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है तो वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि ये फोर्स और डॉट प्रोडक्ट करने से अगर कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है तो वो सारी की सारी स्केलर बनेगी, और क्रॉस प्रोडक्ट करने से अगर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी वो वेक्टर होंगी। ठीक है तो वर्क क्या है स्केलर, इसकी यूनिट क्या होती है जूल, इसकी यूनिट जूल भी होती है, और इसकी यूनिट न्यूटन मीटर भी होती है। न्यूटन मीटर लिख दो चाहे जूल लिख दो, दोनों इसकी यूनिट है। न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है दोनों यूनिट होती है, एक प्रकार से एनर्जी होती है, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होती है जूल भी होती है और न्यूटन मीटर भी होती है। ठीक है डायमेंशन अगर निकालनी है तो वर्क की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन होती है ML T-2 इंटू में L।
तो वर्क की डायमेंशन हो जाएगी mL2T-2। एनर्जी की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन सेम होती हैं। देखो कहाँ से है आपको बता देती हूँ, आपने नहीं पढ़ा तो। देखो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, हर एक की यूनिट और डायमेंशन होती है। इसमें 7 फंडामेंटल होती हैं। 7 क्या होती है? फंडामेंटल, वो याद करनी होती है साथ के साथ। तो ठीक है, तो उस केस में फोर्स क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को क्या बोल सकते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू में डी। ठीक है, मास की डायमेंशन m होती है। मास की डायमेंशन क्या होती है? m। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। ये याद कर लो, मास की डायमेंशन m होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l होती है, टाइम की डायमेंशन t होती है, कैपिटल T, सारे कैपिटल में है। मास की डायमेंशन कैपिटल M, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T, और लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट बोल दे, डिस्टेंस बोल दे, लेंथ बोल दे, डायमेंशन कैपिटल L होती है सबकी। ठीक है, तो इस केस में यहाँ से आ जाएगी, ये 7 हैं फंडामेंटल: करंट, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारी की सातों के साथ क्या हैं? फंडामेंटल हैं। और बाकी इनसे मिलके बनी होती हैं, उनको डिराइव्ड बोलते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है उनको, यूनिट एंड डायमेंशन के आधार पे, फंडामेंटल और डिराइव्ड। जैसे जो जितनी भी अल्फ़ाबेट हैं वो क्या है? फंडामेंटल है, ABCD। और जैसे मान लो कोई भी आप वर्ड बनाते हो जैसे चंडीगढ़, ये डिराइव्ड है, जो कि सारे अल्फ़ाबेट से मिलके बना है। तो इसी प्रकार से जितनी भी फंडामेंटल 7 ही हैं, उसके बाद जितनी भी हैं सारी कितनी है? डिराइव्ड है। ठीक है, जो मैंने बोली ये सारी फंडामेंटल हैं और बाकी की सारी डिराइव्ड में आती हैं। तो इस केस में मास की क्या होती है? m। मास की m हो जाएगी, तो m लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो इसको प्रॉपर अगर करोगे, देखो इसको स्टैंड उसमें चेंज कर सकते हो सब में। ये आपको आना चाहिए कि किसको क्या लिख सकते हैं हम। क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, रिलेशन पूछ लेता है तो आपको करना पड़ता है। तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू में इसको लिख सकते हो वेलोसिटी बाय टाइम इंटू में डिस्प्लेसमेंट डी। तो m इंटू में वेलोसिटी को लिख सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट बाय में t का स्क्वायर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो नीचे t स्क्वायर इंटू में d आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास की m होती है, मैंने अभी बताया कैपिटल M, x की l होती है कैपिटल L, डिस्प्लेसमेंट होगी ये भी x भी, और d की भी l होती है, और t जो है वो क्या हो जाएगा? t की पावर 2 हो जाएगा, टाइम है। तो ये आ जाएगी mL2T-2, ये आ जाती है डायमेंशन ऑफ वर्क। ठीक है, आपको ये 7 तो याद करनी पड़ेंगी। मास की m, लेंथ की l, डिस्टेंस की भी l होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी l होती है, करंट की a होती है, टेम्परेचर की k से भी कर देते हैं और थीटा से भी कर देते हैं उसको। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है CD। ठीक है, एनी डाउट? सभी की डायमेंशन उसके फॉर्मूले से निकल जाएगी। 2 तरीके होते हैं डायमेंशन निकालने के, एक तो आपकी यूनिट पता हो, यूनिट से निकाल सकते हो, एक आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए तो उससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसे निकालनी पड़ेंगी सीधा। आपको फॉर्मूले, कई बार फॉर्मूले 2-3 फॉर्मूले याद रख के एक की निकलती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम B की निकालते हैं, या फिर किसी भी की निकालोगे तो उसके इसमें 1-2 पता होनी चाहिए, तब तीसरे की निकलेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो। $10 kg का ब्लॉक है, इस पे एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगी 20 मीटर, ये एंगल दे रखा आपको 60 डिग्री। इसमें आप नेट वर्क बता दो कितना होंगे, या पहले तो बता दो 10 न्यूटन की वजह से वर्क, फिर बता दो 20 न्यूटन की वजह से वर्क, फिर बता दो 40 न्यूटन की वजह से वर्क, और फिर नेट वर्क भी बता दो। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो उस केस में आप डायरेक्शन नहीं देखोगे, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो सभी को। इसमें 10 की वजह से क्या होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो मैंने कहा ना कि ये नहीं देखते कि इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई है, 10 की वजह से भी होगा, वर्क तो होगा। जनरल एंगल, मैंने जनरल फॉर्मूला बता दिया आपको, FD cos θ। 20 की वजह से तो 10 इंक्लूड होगा।
20 की वजह से 10 जूल। 10 जो फोर्स ही 20 है तो वर्क कैसे कम आ गया मेरे को ये बताओ आप। FD cos theta cos 60 1/2 होता है। 10 तो नहीं आएगा, जब फोर्स ही 20 है तो 10 तो नहीं आ सकता। 20 के केस में तो 10 नहीं आ सकता। D cos theta D cos 20 की वजह से तो 20 है। 20 की वजह से 20 और ये नहीं समझ में आ रहा जैसे 10 न्यूटन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर है, तो इसमें क्या लेंगे? तो आप सोचो फिर तो मैं करवाऊंगी, आप अपना दिमाग लगाओ एक बार। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट उस साइड होती तो वही पहले वाला फेस 1 लग जाता। तो इसमें आपने 20 वाले में FD cos थीटा लगा दिया, तो 10 वाले में नहीं लगा सकते FD cos थीटा। ये बात वेक्टर में बताई जाती है कि एक वेक्टर को खुद के पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। एक वेक्टर को खुद के पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। अगर एक वेक्टर ऐसे बना रखा है तो इसके खुद के पैरेलल इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, इसको नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो, पीछे भी ले जा सकते हो, आगे भी ले जा सकते हो। तो एक वेक्टर को खुद के पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, वो चेंज नहीं होगा। उसको आपने रोटेट कर दिया तो वो चेंज हो जाएगा। 10 की वजह से तो 100 जूल, ठीक है, और 20 की वजह से ये 20 जूल, 40 की वजह से 0, नेट हो गया मैम 200 140 नेट 140। देखो इसमें इन सभी फोर्सेस को आप शिफ्ट कर सकते हो। एक वेक्टर को खुद के पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, तो इसको खुद के पैरेलल आगे शिफ्ट कर लो। इस वेक्टर को क्या कर लो, आगे शिफ्ट कर लो, खुद के पैरेलल इधर बना सकते हो। इसको आगे शिफ्ट कर लो, इधर बना सकते हो। इसको आगे शिफ्ट कर लो, इधर बना सकते हो। ठीक है, मैं अलग पॉइंट से आगे शिफ्ट करके बना रही हूँ इसको। मान लो मैंने इसको तो यहाँ बना दिया 10 न्यूटन को, इसको मैंने ऊपर बना दिया 40 न्यूटन को, उसके खुद के पैरेलल है, सीधा लेके गई मैं। इसको आगे बना दो इधर 20 न्यूटन। ठीक है, अब इन तीनों को हटा दो क्योंकि इसके खुद के पैरेलल शिफ्ट कर चुके हम। ठीक है, पहले तो इसको रीअरेंज कर लिया इस तरीके से, ताकि हम शिफ्ट क्यों करते हैं, ताकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमें एंगल साफ साफ दिखाई दे जाए। अगर टेल से टेल मिली होती है सभी की तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल पता लग जाता है कि कितना होगा। अब ये देखो 20 न्यूटन इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है। जरूरी नहीं है डिस्प्लेस फोर्स इधर लगे डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो ही आप उस केस में डायरेक्ट कर सकते हो FD के इक्वल। समझ में आ गया? ये फोर्स भी इधर है, चाहे फोर्स ऐसे लगे डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, तो भी FD के इक्वल ही आएगा। जीरो, ये एंगल तो जीरो है अभी भी 20 और इसके बीच, तो फोर्स भी इधर है डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है। तो वर्क कितना आ जाएगा इसकी वजह से 20 इंटू में 10, 20 इंटू में कितना आ जाएगा 10, तो यानी कि 200 जूल आ जाएगा। FD की डायरेक्ट क्या कर दोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंगल 0 डिग्री है 20 और 10 के बीच, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 20 है, 400 आ जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? हाँ जी। अब इसकी वजह से देखना, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 होगा कि नहीं होगा। तो इसके फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल दोनों के बीच 30 डिग्री है। FD cos थीटा लगाओगे फॉर्मूला, तो 40 की वजह से FD cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, तो फोर्स है इस केस में 40 इंटू में डिस्प्लेसमेंट 20 इंटू में cos 30 डिग्री √3/2, तो आ जाएगा 400 √3। कितना आ जाएगा 400 √3 जूल। आ गया समझ? अब इसकी वजह से देखना है 10 न्यूटन इधर है डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, तो इसमें भी क्या लग जाएगा FD cos थीटा। तो फोर्स है इसमें 10, डिस्प्लेसमेंट है 20 की इंटू में cos 60 डिग्री 1/2, तो आ जाएगा आपके पास 100 जूल। कितना आ जाएगा 100 जूल के इक्वल। तो नेट ऐड कर दो 100 500 प्लस 500 प्लस में 400 √3, ये नहीं लिख सकते 900 √3, ऐसा नहीं लिख सकते, पहले √3 की वैल्यू पुट करोगे फिर ऐड करोगे। एनी डाउट? क्योंकि रीअरेंज टेल से एक पॉइंट ऐसा होगी जिसमें सारे फोर्सेस की टेल से टेल मिली है, तो हमें एंगल साफ साफ पता लग जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है। समझ में आ गया?
पैसे भी पता लग रहा था बट अच्छे से क्लियर हो जाता है कि कितना एंगल है। अगर समझ तो उसको खुद के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि एक वेक्टर खुद के पैरेलल शिफ्ट करने पे चेंज नहीं होता। एनी डाउट इस क्वेश्चन में? हो गया नोट? अब देखो मान लो आपको फोर्स दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और पूछ लिया फाइंड वर्क। वर्क बताओ क्या होगा, बताओ उसका। और फिर डायरेक्शन कैसे आ गया, आई कैप जे कैप वर्क में, वर्क स्केलर है तो आनी नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए वर्क में। वर्क में आपने आंसर वर्क का दे कैसे दिया मेरे को ये बता दो। आपने 4i कैप, ये 5i कैप और ये जे कैप में वर्क आंसर अगर आपने 5i कैप जे कैप में आंसर दे दिया तो इसका मतलब वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी आपने डायरेक्शन दे दिया। चाहे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो तभी निकाल रहे हो जब उसकी डायरेक्शन है, इसका मतलब तो है डायरेक्शन, तभी तो निकाल रहे हो आप मैग्नीट्यूड। तो आई कैप जे कैप में आपने आंसर दे दिया तो इसका मतलब वो समझ जाएगा, इसको तो यही नहीं पता वर्क स्केलर है या वेक्टर है, तभी इसने आई कैप जे कैप में आंसर दिया है। ठीक है, तो आई कैप जे कैप में तो आंसर आएगा ही नहीं इसका। अब देखो इसमें वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी। वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो इस केस में डायरेक्ट कर सकते हो आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, जे की जे के साथ मल्टीप्लाई, के की के के साथ। ये आपको बताया गया आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ठीक है, और आई डॉट जे जो होता है वो 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है। इसी प्रकार जे डॉट आई 0 होता है, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, जे डॉट के 0 होता है। ऐसे ही के डॉट आई 0 होता है और के डॉट जे 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात तो आपको टिप्स में नीचे वेक्टर की कभी भी यूज हो सकती है। आई डॉट आई 1, आई जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे बोल दो 0 का, आई डॉट के बोल दो 0 का। इसी बार जे डॉट आई बोल दो 0, जे डॉट के बोल दो 0, के डॉट आई बोल दो 0, के डॉट जे बोल दो 0 का। ठीक है, तो इस केस में फिर हम इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तरीका होगा कि इसकी इसके साथ करो, इसकी इसके साथ। प्रॉपर तरीका तो ये होगा डॉट प्रोडक्ट, बट ये 0 याद आएगा इसलिए आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, जे की जे के साथ और के की के साथ। ऐसा कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है। आप 2i कैप और 2j कैप करोगे ना तो 2 × 2 4 हो जाएगा, पर जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0, तो पूरी वैल्यू 0 आ जाती है। समझ में आ गया? तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस में 6 प्लस में 12, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 24 जूल। आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ ऐड कर दो, क्योंकि जे डॉट जे 1 हो जाएगा, जे डॉट आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। एंड आउट एक क्वेश्चन और करना। फोर्स दे रखा आपको माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस 5k कैप, और डिस्प्लेसमेंट है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 4k कैप। वर्क बता दो क्या होगा। ये क्या हो जाएगा माइनस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 20, तो आ जाएगा माइनस का 32 जूल। एनी डाउट? यानी कि ये आपको बात ध्यान रखनी है कि मान लो अगर आपको फोर्स जो है वो दे दिया आपको A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। तो इस केस में जो वर्क होगा वो हो जाएगा A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, आगे समझ? एनी डाउट? देखो, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ हमेशा वर्क देता है। एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ ऑलवेज गिव्स वर्क। एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ क्या देगा आपको? वर्क देता है। ठीक है, यानी कि मान लो एफ एक्स फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, उसके अंडर का एरिया वर्क देगा। मान लो आपको दे दिया इसमें ये क्या दे रखा आपको? एफ एक्स ग्राफ दे रखा है। क्या गिवन है? एफ एक्स ग्राफ। आपको ये बताना है इसमें वर्क बताना है कहाँ से कहाँ तक। x इक्वल टू 0 से लेके 20 तक, x इक्वल टू 0 to 40, x इक्वल टू 0 to 60 और एक x इक्वल टू 40 to 60। बता दो वर्क क्या होगा? अगर एक्स एक्सिस से ग्राफ नीचे बना हुआ है तो वर्क नेगेटिव में, क्योंकि इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो रही है। हो गया? इसमें 0 से 20 पूछा है तो इसके अंडर का एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू में बेस है 20 इंटू में हाइट है 20, 200 जूल। ये भी कितना आ जाएगा? 200 जूल ही। ये कितना आ जाएगा आपके पास? हाफ इंटू में बेस है 10 इंटू में हाइट है 10, 50 जूल। और ये भी कितना आ जाएगा? 50 जूल। ठीक है, अब इसमें देख लो 0 से 20 कितना है? 200 जूल। प्लस का है 0 से 40 कितना है? प्लस का 400 जूल। 0 से 60 प्लस का 400 माइनस का 100 तो प्लस का 300। और 40 से 60 माइनस 100 जूल। एनी डाउट? एक्स एक्सिस से नीचे तो नेगेटिव में, ऊपर है तो पॉजिटिव में।
आगे समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो फोर्स दे रखा आपको 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो हो रही है 1,2,6 से लेके 3,8,9 तक। वर्क बता दो। फोर्स इतना है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो हो रही है 1,2,6 से लेके कितने तक 3,8,9 तक। यानी कि इसका मतलब है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप से कहाँ तक 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 9k कैप। अगर ऐसे लिख रखा है तो इसका मतलब i, j और k तीनों में दे रखी है आपको डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसे लिख दिया 1,2,9 तो इसका मतलब तीनों एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, तरह से ये आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। देखो इसमें ये आपको दे रखा है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आर इनिशियल लिखोगे पहले इसको, ठीक है। चाहे डी इनिशियल लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कि पहले बॉडी कहाँ पे थी, तो वो थी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। फाइनल पोजीशन वेक्टर वो है 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 9k कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। वो तो करना पड़ेगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो तो 2i कैप, इसमें से 6j कैप और 3k कैप, ये आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बस वर्क निकालना है, तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी। तो फोर्स की वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास आ गया 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, i के साथ तो 4, j के साथ तो प्लस 6 प्लस k के साथ 9, तो आ जाएगा आपके पास 19 जूल। दिस इज द आंसर। एनी डाउट, पूछना है कुछ? बहुत जल्दी आ गया अब तो। हो गया नोट? अब कुछ समझ तो नहीं आएगा? समझ तो नहीं आएगा? करेंगे हम, कोशिश तो करेंगे। ठीक, एक ब्लॉक है 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इस पे फोर्स लग रहा है, F की वैल्यू है 2x के इक्वल। F की वैल्यू क्या है, 2x के इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट हो रही है x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक। वर्क बता दो कितना हुआ। एक ब्लॉक है 10 kg, उस पर फोर्स लग रहा है 2x का। डिस्प्लेसमेंट हो रही है x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक। वर्क बता दो।
कितना फोर्स है 2x 2x जूल। x की वैल्यू तो दे नहीं रखी, x से 1 से लेके 2 तक। 2 जूल कैसे आ गई? 2 इंटू 1, तब तो एक ही हुआ मैम। ठीक है। F डॉट दी 2 तो वो तो फोर्स आया फिर, क्या अब 1 से लेके 1 मीटर चला तो आपने f की जगह 1, x की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये तो फोर्स आया 2 न्यूटन का। वर्क कैसे आया? ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 डिस्प्लेसमेंट ही दे रखी है ना मैम। तो यहाँ पे ये x भी तो डिस्प्लेसमेंट, x भी तो वही है, तो x की वैल्यू भी तो आपने यही x की वैल्यू पुट करी है 1, तो ये तो वर्क डिस्प्लेसमेंट तो 1 ही आई मैम। ठीक है, फोर्स 2 आ गया, फोर्स 2 आ गया, फोर्स 2 आ गया, तो 2 इंटू 1 तो 2x है, फोर्स तो x की वैल्यू पुट करी होगी आपने 1, Yes, तो वो तो फोर्स ही हो गया 2 न्यूटन का, और फिर दोबारा से 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो वर्क भी 2 न्यूटन 2 जूल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 1 ही है मैम। और डिस्प्लेसमेंट 1 है तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया आपने x की जगह, तो फोर्स है ना 2 न्यूटन का। वर्क कैसे कह सकते हो आप? तो सही बात है। देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन, अब तक जितने क्वेश्चन करे सभी में जो फोर्स लग रहा था वो कांस्टेंट लग रहा था, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन। ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है, ये फोर्स क्या है? वेरिएबल। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वर्क कितना आएगा? 2 जूल, 2 न्यूटन। x की वैल्यू 1.1 पुट करो, वर्क कितना आएगा? 2. फोर्स कितना आ जाएगा? 2.1। x की वैल्यू 1.2 पुट करो तो फोर्स कितना आ जाएगा? 1.1 Variable है। 1.1 क्यों करेंगे मैम? 1 ही आ रही है वैल्यू x की, तो x की x इक्वल टू 1 पे है, x इक्वल टू 1.1 पे, तो फोर्स अलग नहीं लगेगा क्या? मेरे को तो ये बता दो। 1.2 सॉरी 1.2 लगेगा, 2.2। अगर x की जगह x इक्वल टू 1.2 पे फोर्स की वैल्यू अलग होगी कि नहीं? मेरे को तो ये बता दो। होगी। x इक्वल टू 1.3 पे फोर्स की वैल्यू अलग होगी कि नहीं होगी? होगी। तो अब इसके x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 1.1 के बीच में भी जितनी डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू 0.001 उसमें भी फोर्स अलग होगा कि नहीं होगा? तो वर्क अलग होगा। तो हर एक पॉइंट पे वर्क अलग लगा रहा है, तो इस तरीके से अगर निकालने लग गए तो एग्जैक्ट आंसर तो आएगा ही नहीं और बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस केस में अगर वेरिएबल चीज़ें दे रखी हों तो उस केस में हम इंटीग्रेशन से करते हैं, तो यहाँ पे जो वर्क निकलेगा वो होगा इंटीग्रेशन f dx। अगर फोर्स वेरिएबल दे रखा होगा तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। अगर कांस्टेंट दे रखा है तो क्या करोगे आप? अगर dx को स्मॉल डिस्टेंस है, यहाँ पे dx क्या है? स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। f यहाँ पे फोर्स है, w यहाँ पे वर्क है। तो इस केस में अगर फोर्स कांस्टेंट दे रखा है तो वर्क निकालने के लिए एफ डी को सेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अगर फोर्स वेरिएबल दे रखा है फिर वर्क निकालना है तो क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन होता ही है वेरिएबल चीज़ों को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में एफ वर्क जो आएगा वो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू पुट करोगे 2x, एफ की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2x इंटू में क्या कर दोगे? dx, और लिमिट पुट करोगे x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक। क्या पुट करोगे? लिमिट x इक्वल टू 1 से लेके 2 तक का। तो इसमें 2x का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 2x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि रूल होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इंटीग्रेशन क्या होता है? पढ़ाया गया है, बैकअप ले लेना इसका। इंटीग्रेशन वेरिएबल चीज़ों को ऐड करने के लिए। अब यही क्वेश्चन है, विदाउट इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस केस में अब मान लो कि आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वो फॉर्मूला तभी लगा सकते हो आप जब वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी हो, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना रही हो। मान लो ये बोल दे एक गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और वही रह रही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी आपको दे दिया 40, वेलोसिटी क्या दे दिया? 40, तो टाइम की वैल्यू 1 पुट करोगे। मान लो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी कांस्टेंट दे दिया मान लो 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम दे दिया आपको 2 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगी आपके पास 8 मीटर। बट अगर वेलोसिटी क्या दे दिया आपको? वेरिएबल v इक्वल टू दे दिया 2t, तो इसमें टाइम के साथ तो चेंज होगी। 1 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो 4, तो वेरिएबल है वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल होगी।
हर एक टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगी। मान लो आपने टाइम की वैल्यू 2 पुट करी है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, 2 × 2 4 मीटर। टाइम की वैल्यू 3 पुट करो तो डिस्प्लेसमेंट अलग आएगी। तो इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक ही तरीका होगा, फिर हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, x = इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वेरिएबल अगर चीजें होती है उनको ऐड करने के लिए यूज होते हैं। तो इस केस में इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करने लग गए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो x की वैल्यू पहले 1 पुट करो, फिर वर्क आएगा, फिर x की वैल्यू 1.001 पुट करो, फिर उस केस में अलग आएगा वर्क। अगर x की वैल्यू और कुछ पुट करोगे तो वर्क अलग आएगा, फिर उन सभी को ऐड करो, तो कितने सारे वर्क हो जाएंगे। आप सोल्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखे हैं, हाँ fx रिलेशन दे रखा है आपको। फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है, जैसे जैसे बॉडी आगे जा रही है फोर्स चेंज हो रहा है। तो उस केस में फोर्स अगर टाइम डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होगा तो वर्क भी तो चेंज होगा। हर टाइम पे हर डिस्प्लेसमेंट पे थोड़ी सी भी डिस्टेंस चलने में वर्क अलग करेगा, फिर अलग करेगा, फिर अलग करेगा। तो इस केस में वर्क अलग लगा रहा है हर एक चीज में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही। तो उस केस में अगर इंडिविजुअल निकालने लग गए तो बहुत लंबा टाइम है और वो एग्जैक्ट आंसर फिर भी नहीं आएगा, वो एग्जैक्ट आंसर फिर भी नहीं आएगा। तो आप करके देख लेना, एग्जैक्ट आ रहा है तो निकाल के दिखा देना। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने ये क्या करा कि उस इन चीज़ों को करने के लिए एक अलग से मैथमेटिकल टूल दे दिया, दैट इज़ द इंटीग्रेशन। इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन भी है। ठीक है, ये सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें ये लगता है ये तो सीधा ही होता है, ऐड ऐसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट ऐसे और ये ऐसे। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये पहली बार आते हैं 11th में, तो बच्चे सोचते हैं ये क्या आगे। ये भी एक प्रकार से मैथमेटिकल टूल हैं जो कि चीज़ों को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने में यूज होते हैं। ठीक है, एनी डाउट? तो इस केस में इंटीग्रेशन कर दो, ये रूल लग जाएगा इसमें। तो W = क्या आ जाएगा, x, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 बाहर ले लो x का, तो x की पावर 2 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2, और लिमिट पुट करोगे यहाँ पे x = 1 से लेके x = 2। ये समझ आया, ये इंटीग्रेशन समझ आया। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वर्क आ गया आपके पास x² के इक्वल, और लिमिट पुट करोगे इसमें x = 1 से लेके x = 2 तक। पहले अपर लिमिट पुट करी जाती है, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट। तो इसमें वर्क जो आएगा, पहले x की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर, तो वर्क आ जाएगा आपके पास 4 - 1 3 जूल का। आगे समझ, एनी डाउट? यहाँ आपको करने की जरूरत है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पहले। ठीक है, और पहले ये स्टार्टिंग से क्लास करने की जरूरत है एक तो, हाँ, तभी आगे की समझ आएगी, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता वर्क होता क्या है। ठीक है, एनी डाउट? ये समझ आ गया आपको इंटीग्रेशन? एक क्वेश्चन और करके दिखा दो। f की वैल्यू है 3x², f की वैल्यू क्या दे रखी है 3x²। डिस्प्लेसमेंट हो रही है x = 0 से लेके x = 10 तक। वर्क बता दो। भाई कब के लिए क्यों नहीं आए सुबह? हाँ, भारी बहुत रहते हो। सुबह तो मैं रोज देखती हूँ आपको यहाँ पे, फिर फिजिक्स ही नहीं लगानी। क्यों नहीं होगा, रोज आओ, रोज होगा। इसमें वर्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। हाँ, तो वर्क आ जाएगा आपके पास, f की वैल्यू पुट करो 3x² dx, लिमिट पुट करोगे x = 0 से लेके x = 10 तक, तो वर्क आ जाएगा 3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, x = 0 से x = 10 तक।
तो वर्क आ जाएगा आपके पास 3 इंटू में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, तो एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3, और लिमिट पुट करोगे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 10, 3 से 3 कैंसिल, तो वर्क आ जाएगा आपके पास x क्यूब, और लिमिट पुट करोगे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 10। पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, x की जगह 10 पुट कर दो, x का 10 का क्या आ जाएगा क्यूब, x की जगह क्या पुट करोगे 10, पहले अपर लिमिट पुट होती है, तो w इक्वल टू 10 का क्यूब माइनस, या x की जगह 0 पुट करो, 0 का क्यूब, तो w इक्वल टू आ जाएगा 10,000 माइनस 0, यानी कि 1000 जूल। दिस इज द आंसर। आ गया समझ? नहीं, बस लास्ट बात। इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, रफनेस दे रखी है म्यू की, यहाँ पे एक ब्लॉक है एम मास का, ठीक है, इसमें आपको ये लेंथ दे रखी है एल के इक्वल, इसमें ये बताना है इस पे जितने भी फोर्स लगे देना इस ब्लॉक पे, सभी की वजह से वर्क बता दो। पहले ये बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, फ्रिक्शन लग रहा है ना इसमें? हाँ म्यू दे रखा है तो फ्रिक्शन लगेगा, हाँ पे तो नहीं लगेगा, एम जी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, 3 फोर्स लगेंगे, तो तीनों की वजह से वर्क बता दो। वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बता दो। डिस्प्लेसमेंट कितनी दे एल दे रखी है, तो mg की वजह से तो mg l लग जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल की वजह से 0 और फ्रिक्शन की वजह से -m। फ्रिक्शन की वैल्यू -ml है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है पर दो तक जय हो आपके, नॉर्मल की इतने दिन हो गए फ्रिक्शन पढ़ाते हुए, ज़्यादा देखो इस क्वेश्चन में पहले तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो निकाल लो, इसके ऊपर mg नीचे लगेगा बट उसके कंपोनेंट लोगे आप, इधर लगेगा mg sin थीटा, इधर लगेगा mg cos थीटा, इस mg को हटा दो, एक ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना लगेगा म्यू mg cos थीटा के इक्वल, और इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। आगे समझ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू म्यू दे रखी है, एन की वैल्यू mg cos थीटा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू mg cos थीटा, यही फोर्सेस लग रहे हैं बस इसके ऊपर। अब इस केस में देखो कि mg के दो कंपोनेंट ले लिया आपने, mg cos थीटा और mg sin थीटा, तो कंपोनेंट लेने के बाद जो रियल में जो फोर्स है उसको हटा दिया। mg cos थीटा की वजह से 0 ही हो जाएगा। अब देखो mg cos थीटा की वजह से 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होता तो वर्क क्या होता है 0, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है तो वर्क क्या होगा 0 होगा, मानते हो इस बात को? mg cos थीटा की वजह से वर्क 0 होगा, ये पता लग गया, समझ आ गया इतना क्यों होगा, क्योंकि mg इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है तो वर्क 0 हो जाएगा। mg sin थीटा की वजह से डिस्प्ले फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो कितना आ जाएगा mg sin थीटा इंटू में क्या कर दोगे आप l, यही है वर्क डन बाय mg, क्योंकि mg sin थीटा की वजह से तो mg sin थीटा इंटू l, और mg cos थीटा की वजह से 0। mg के दो कंपोनेंट ले लिया आपने, अकेले mg की वजह से देखोगे तो इसके दो कंपोनेंट mg sin थीटा और mg cos थीटा, तो mg cos थीटा की वजह से 0,
क्योंकि परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, और mg sin थीटा की वजह से क्या होगा, इसी तरफ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दोगे, तो mg sin थीटा इंटू एल, तो कितना आ जाएगा mg sin थीटा इंटू एल। आगे समझ इतना। अब ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ये एल है, हाइपोटेन्यूज एल है और ये थीटा दे रखा है, तो ये कितने हो जाएगी एल कोस थीटा, ये क्या होती है एल कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगी एल साइन थीटा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो mg इंटू में एल साइन थीटा, लिखा जा सकता है ऐसे या नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है mg इंटू एल साइन थीटा। अब एल साइन थीटा जो है वो क्या है यहाँ पे वर्टिकल हाइट, एम साइन थीटा, एल साइन थीटा क्या है वर्टिकल हाइट है, तो यहाँ पे mg को वर्क डन बाय mg निकालने के लिए शॉर्टकट है, ये याद कर लो कि वर्क डन बाय mg जो होगा वो डायरेक्ट लिख सकते हो आप mg इंटू में वर्टिकल हाइट। एनी डाउट? ये शॉर्टकट है वर्क डन बाय mg इन केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन। हाँ जी, इसी के ये वाली वैल्यू आगे l है, तो इस केस में हमें बेस निकालना है। ठीक है, थीटा आपको गिवन है तो इसके कंपोनेंट ये एल साइन थीटा, मान लो इसके कंपोनेंट लेने आपने, तो ये एल कोस थीटा हो जाएगा, एंगल ये वाला बना हुआ है, और ये यहाँ पे क्या लोगे एल साइन थीटा, तो ये जितनी होगी उतनी यही होती है। अगर हाइपोटेन्यूज दे रखी है एल तो बेस होता है एल कोस थीटा, एंगल ये दे रखा है और ये हो जाएगी एल साइन थीटा, एंगल अगर ये दे रखा है तो ये एल कोस थीटा और ये एल साइन थीटा। ठीक है, आगे समझ, निकाल भी सकते हो वैसे, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, ये मान लो एच तो वहाँ से निकल जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे वर्क डन बाय mg का शॉर्टकट है, वर्क डन बाय mg जो होगा वो mg इंटू में वर्टिकल हाइट कर दोगे आप, या फिर वर्टिकल शिफ्ट कर दो इसको। आ गया समझ? तो इस केस में mg इंटू एल साइन थीटा यानी कि mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट डायरेक्ट कर सकते हो, कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, तो वर्क डन बाय mg होगा mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट। एनी डाउट? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल क्या है इन दोनों के बीच 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा 0। अब फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, दोनों अपोजिट में है फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क नेगेटिव में होगा, तो माइनस का म्यू mg कोस थीटा इंटू में एल, तो इसको लिख सकते हो माइनस म्यू mg इंटू में एल कोस थीटा लिख सकते हैं इसको। तो एल कोस थीटा क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, एल कोस थीटा क्या है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, इसको हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल शिफ्ट बोलते हैं। तो इसका शॉर्टकट आ जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन का माइनस म्यू mg इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। अगर मोशन डाउनवर्ड मोशन हो रही है इंक्लाइन प्लेन में तो वर्क डन बाय mg होगा mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट, यहाँ पे हाइट की जगह शिफ्ट लिख लो, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा माइनस म्यू mg इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन होगा 0। समझ में आया या नहीं? mg साइन थीटा इंटू एल था, तो मैंने mg को इधर लिख लिया, l को यहाँ लिया है, बस मैं ऐसे ऐसे लिख दिया mg l साइन थीटा, इसमें और इसमें कोई फर्क है? अब l साइन इसलिए मैंने mg इंटू एल साइन थीटा, और l साइन थीटा क्या है यहाँ पे वर्टिकल शिफ्ट। अगर वर्क डन बाय mg पूछ लिया इंक्लाइन प्लेन है तो उस केस में वर्क डन बाय mg को डायरेक्ट लिख सकते हो mg इंटू में ये वाली हाइट वर्टिकल हाइट, पता कैसे चला? ये एल है, ये एंगल थीटा, तो ये एल कोस थीटा और ये एल साइन थीटा, पता लगा ली? ऐसे ही होता है। आगे समझ? कुछ पूछना है और पूछना है शशि? श्योर? अब इस केस में अगर ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो सुन लो एक बार लास्ट और, ब्लॉक ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा माइनस म्यू mg इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा 0। ये जब है जब डाउनवर्ड मोशन यहाँ से यहाँ तक की मोशन है। ठीक है, अगर इस केस में ये बोल दिया कि रेफरेंस म्यू दे रखी है, एंगल थीटा ये एल दे रखा है, ब्लॉक अब यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ए से यहाँ जा रहा है, अब क्या जा रहा है नीचे से ऊपर अपवर्ड मोशन में, तो आप बताओ कितना होगा वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन और वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे
नीचे की तरफ mg साइन थीटा, ये तो माइनस में हो जाएगा। इधर क्या लग जाएगा mg कोस थीटा, इधर क्या लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स क्या लग जाएगा नीचे की तरफ ही म्यू mg कोस थीटा। ठीक है, ये लगेंगे फोर्सेस, क्योंकि मोशन हो रही है तो इसके तरफ अपोजिट में लगेगा। बोला गया है कि ए से बी तक शिफ्ट हो रहा है ब्लॉक। ठीक है, तो अब इस केस में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट इधर है डी की, ये एल की, तो एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो 0 होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन पूछ ले तो 0 ही होगा। ठीक है, हाँ, चाहे ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में रखा हो चाहे इंक्लाइन प्लेन पे रखा हो, क्योंकि हमेशा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कॉन्टैक्ट एरिया के परपेंडिकुलर ही लगता है, तो इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो 0 ही होगा। ठीक है, अब वर्क डन बाय mg निकालना है, तो mg कोस थीटा की वजह से 0 होगा कि नहीं होगा। अब ये l है तो ये l कोस थीटा ही होगी, और ये क्या हो जाएगी l साइन थीटा। तो वर्क डन बाय mg कोस थीटा की वजह से तो वर्क 0, mg साइन थीटा इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है तो नेगेटिव में होगा वर्क, माइनस का mg साइन थीटा इंटू में l लिख सकते हैं, तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये आ जाएगा माइनस का mg इंटू में l साइन थीटा, और l साइन थीटा क्या है यहाँ पे वर्टिकल शिफ्ट, तो वर्क डन बाय mg जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस का mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट। ठीक है, जब a से b तक अगर मोशन हो रही है तो वर्क डन बाय mg पॉजिटिव में आता है, mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट, बट अगर यहाँ से यहाँ तक मोशन हो रही है तो वर्क डन बाय mg माइनस में आता है, माइनस mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट, बस यही फर्क है। और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो पीछे वाले केस में भी 0 था, इसमें भी क्या है 0, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स तो वही होगा सेम, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो माइनस का म्यू mg कोस थीटा इंटू में l, तो ये आ जाएगा माइनस का म्यू mg इंटू में l कोस थीटा, तो इसको भी लिख सकते हो माइनस का म्यू mg इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। आया कि नहीं आया समझ? देखो a से अगर यहाँ से यहाँ तक मोशन हो रही है तो वर्क डन बाय mg पॉजिटिव में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो दोनों ही केस में नेगेटिव में होगा, इसमें भी नेगेटिव उसमें भी, पीछे वाले केस में भी नेगेटिव, और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन दोनों में ही 0 होगा। बस वर्क डन बाय mg देखना है, अगर मोशन यहाँ से यहाँ तक हो रही है तो वर्क डन बाय mg पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक हो रही है तो वर्क डन बाय mg नेगेटिव, फॉर्मूले वही हैं दोनों के लिए। mg इंटू में क्या कर दोगे वर्टिकल शिफ्ट, इसमें माइनस म्यू mg इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। आगे समझ, दोनों में बस इसका फर्क है, वर्क डन बाय mg जब यहाँ से यहाँ तक मोशन हो रही है तो नेगेटिव में है, इस केस में जब यहाँ से यहाँ तक मोशन हो रही है तो वर्क डन बाय mg पॉजिटिव में है, बस यही फर्क है दोनों में। तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसका मतलब वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वर्क नेवर डिपेंड ऑन पाथ। एनी डाउट?